हेलो नमस्कार साथियों, मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की NCERT का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो मित्रों शुरू करते हैं हम। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप। तो ग्लोब क्या है मित्रों? पृथ्वी का लघु रूप में यानी छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा जैसे ग्लोब हमारे जिसमें हवा भरी हो मित्रों, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार अपने पहिए को नचाता है। जैसे कुम्हार अपने पहिए या लट्टू को घुमाता है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है या दिखाया जाता है। मित्रों, आप देखेंगे कि एक ग्लोब, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष बोलते हैं। यानी ग्लोब जो है ये ऐसे रहता है और इसके नीचे आप देखते होंगे ऑफिस में रखा रहता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, तो वही है उसका अक्ष। तो वही बताया जा रहा है यहाँ। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है तथा उत्तर एवं दक्षिण ग्लोब होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, घुमाया जाता है उसको। लेकिन याद रखें इन दोनों का अंतर एक है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं मित्रों, ये केवल हमें आपको समझाने के लिए काल्पनिक रूप से भूगोल में बताई गई है या अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मित्रों आगे हम बढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा मित्रों कि जो हमारी पृथ्वी है ये यहाँ पे इसमें आप देखिए तो जो ये विषुवत वृत्त है इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये दोनों बराबर भाग में ही होते हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। ये लाइन आप समझिए कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, यानी जो ये विषुवत वृत्त है इससे ध्रुवों तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक ध्रुव तक सभी जो रेखाएं हैं वो समानांतर रहती हैं और इनका माप इनके माप को अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी आपको फिर मैं यहीं से बता रहा हूँ कि कह रहा है कि जो यहाँ से और ध्रुव तक की दूरी होती है, यानी जैसे मान लीजिए विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव और विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, इसकी जो दूरी है ये चारों तरफ की जो दूरी है इसकी यानी 360 है, उसका 1/4 है यानी 90 है। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की दूरी
चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार अंश 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखिए जैसे ये है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक डब्बे में दिया गया है क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने के लिए दिया गया कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इसमें फैक्ट बताया गया है कि अपने स्थान से जहां आप हैं वहां से ध्रुव तारे का कोण बनाइए। एक मतलब काल्पनिक रूप से आप सोच सकते हैं कि आप जहां हैं उस अनुसार कितना बनेगा, कैसे बनेगा, और उससे आप अपने जो स्थान है आपका जहां हैं उसके अक्षांश को आप माप सकते हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं इधर हम कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मित्रों इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है और इसे शॉर्टकट में हम उ यानी उत्तर और द यानी दक्षिण से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए मित्रों कि कहीं पे उदाहरण दिया गया है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये आपके जो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है अभी 2-3 साल पहले उसमें पूछा भी गया था, यानी क्वेश्चन तो इसी बेस्ड पे आधारित था, वो था कोई दूसरा क्वेश्चन, लेकिन उसमें ये पूछ लिया गया था कि हॉरिजॉन्टल जो है ये चंद्रपुर, इसके बारे में जो है उस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मित्रों हम इसको जानते हैं। इसका उदाहरण जो दिया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्ट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो मित्रों इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका कहाँ होगा? अगर इसके अनुसार हम देखें तो दक्षिण अमेरिका हमारा यहाँ होगा दक्षिणी ध्रुव में, यानी दक्षिण गोलार्ध में होगा, ठीक। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में बेलो हॉरिजॉन्टल 20 अंश दक्षिण में, यानी चंद्रपुर जो कह रहा है वो 20 अंश उत्तर में है, यानी उत्तर में भी उसी अंश पे 20 अंश पे, यानी इसका जो जैसे 23 लिखा है यहाँ पे 23.5, तो 20 अंश यहाँ पे जो चंद्रपुर है वो होगा, और दक्षिण में जो है यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टे बेलो हॉरिजॉन्टे जो है ये यहाँ पे होगा। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे ये 20 अंश दक्षिण पर स्थित है। चित्र 2.2 जो ये दिया गया है इसमें आप देखकर इसको समझ सकते हैं। दूर अक्षांश लिखा है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, जैसे विषुवत वृत्त है जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो अक्षांशों का आकार घटता जाएगा। यहाँ जो ये गोला है मित्रों, जो ये वृत्त बताया गया है, इसके नज़दीक जब ध्रुवों की तरफ हम जाएंगे तो उसका आकार घटता जाएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 अंश को दर्शाता है, ये देखिए 0 अंश, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री को तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री को। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मित्रों जो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव में स्थित है, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त में स्थित है। मित्रों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री ये कैसे डिसाइड किया जाता होगा। तो मैं आपकी एक्साइटमेंट, आपके उत्साह को समझ रहा हूँ, लेकिन जो 6 क्लास में दिया है हम उसको 6 क्लास में ही समझेंगे। अगर मैं यहाँ आपको ज़्यादा समझा दूंगा तो फिर आगे हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग चलेंगे क्लास 11th में, हम लोग क्लास 9th में चलेंगे, तो जब डेली हम ऐसे पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई जाएंगी।
ये जो 23.5 डिग्री या 66 डिग्री कैसे ये मतलब इसको कैटेगराइज किया गया है। तो आइए हम पृथ्वी के ताप कटिबंध को समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफी GS2 जो आपका है UPPCS और UPSC दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताप कटिबंध। इससे बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग में क्वेश्चंस आते हैं पेपर, GS1 में आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है GS1 में है। तो GS1 में पृथ्वी के ताप कटिबंध से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। ये बेसिक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो मित्रों क्या कह रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा। फिर आइए इसी पे, तो यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है मित्रों, इसके बीच वाला जो स्थान है ये उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं, उष्ण मतलब होता है गर्म और कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र। तो वैसा क्षेत्र जो गर्म हो उसे हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं मित्रों, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर पर ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। जो ध्रुव है उसकी तरफ सूर्य की किरणें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है, तो झुकी है तो सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो पहले तो जब सूर्य वर्ष में जब दोपहर में, जैसे पृथ्वी ये है और ये सूर्य है, तो पृथ्वी ऐसे है हमारी, तो इसके सामने जो है मध्य में तो लगेगा। लेकिन जब ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती जाएगी तो यहाँ पे सूर्य है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है नीचे उसकी उसमें प्रकाश कम लगता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले स्थान को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो आइए मित्रों फिर हम उसी मैप इस के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि जो ये उत्तरी गोलार्ध है, जैसे उष्ण कटिबंध, अब हम इसको कैसे देखेंगे। ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ये 66.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव वृत्त यहाँ लिखा है, और ये लिखा है यहाँ पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो ये स्थान है मित्रों, ये वाला जहाँ लिखा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। शीत मतलब क्या होता है, शीत मतलब मित्रों होता है ठंडा, और शीतोष्ण यानी उष्ण मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि गर्म। तो गर्म और ठंडा क्षेत्र जहाँ दोनों मिले उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो वही अभी बता रहा है हमें कि उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है मित्रों और कर्क रेखा, इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इसी प्रकार उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इसी प्रकार यहाँ पे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में हमें बताया गया है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने जान लिया कि शीतोष्ण क्या होता है। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जैसे मैंने अभी आपको उसमें ग्लोब में दिखाया है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त इनके बीच वाले क्षेत्र के मध्य जो तापमान रहता है वो गर्म भी रहता है, वो ठंडा भी रहता है। इनके बीच में जो देश आते हैं वो गर्म भी रहते हैं, ठंडे भी रहते हैं। इसीलिए इन क्षेत्र वाले को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं हम कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से एकदम ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आइए फिर हम उसी के माध्यम से समझें कि मित्रों जो यहाँ दिया गया है, देखिए दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो 66.5 डिग्री की जो लाइन आप देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये है उत्तरी ध्रुव। तो इन दोनों के बीच का जो ये स्थान है मित्रों, ये बहुत ठंडा होता है। आप जानते होंगे कि
इसको भी अगर हम और एडवांस लेवल के में जाकर पढ़ेंगे तो इसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है कि टुंडा और टेडा, टुंडा और टेडा में डिवाइड किया गया है। इसमें ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ ज़्यादा जीव जंतु या पक्षी नहीं होते हैं, ना ही ज़्यादा कोई यहाँ देश है। यहाँ केवल रिसर्च सेंटर सभी देशों के लगभग बनाए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, इनके बीच वाले स्थान को शीत कटिबंध यानी ठंडा क्षेत्र इसे कहते हैं। ऐसे ही हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त है मित्रों, ये दक्षिणी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों के बीच, इन दोनों के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध यानी दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। तो आप समझ गए कि किसको क्या कहते हैं। और इसी प्रकार हम फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं ये समझिए। देशांतर क्या होता है? तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे है, तो 20 अंश दक्षिण। तो मान लीजिए कि यही 20 अंश है, हम मान लेते हैं कि ये इस वाले स्थान से अगर हम यहीं से एक रेखा खींचें, ये जो 30 अंश है यहीं पे, तो मित्रों अगर समानांतर एक ही अक्षांश पर मॉरिशस भी है और एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पे टोंगा द्वीप भी है, तो आप किस तरह उसको पहचानेंगे कौन सा कहाँ है? फिर उसको, इसीलिए देशांतर रेखाओं का महत्व होता है कि उसको हम एक स्क्वायर में डिवाइड कर करके हम उसकी स्थिति को जान सकते हैं। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली कौन सी रेखा उत्तर से पूर्व की ओर इन स्थितियों में कितनी दूरी पर स्थित है। तो कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव, जो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो कौन सी रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की जो दूरी है वो कितनी है, इसके माध्यम जानेंगे। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। मित्रों ये अर्धवृत्त, उसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे जो ग्लोब होता है तो इसमें देशांतर रेखाएं जो होती हैं मित्रों वो ऐसे होती हैं, और जो गोल होता है उसमें देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे खींची जाती हैं। अभी ये देखिए जो यहाँ पे है, तो ये बीच में तो समांतर रहते हैं, लेकिन जब ये ऊपर देखिए जब जा रही है इसकी लाइनें, तो जब ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो वो घटती जाती है इनकी दूरियाँ। देखिए किनारे किनारे चित्र में जो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों एवं शून्य ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती हैं जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम मित्रों 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। देखिए ये रेखा यहाँ उत्तर रेखा गई है, तो एक तरफ क्या हो जाता है मित्रों पूर्व और एक तरफ पश्चिम हो जाता है, और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त किया जाता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू तथा पश्चिम के लिए पा लिखते हैं। तो जो ये देखिए इधर वाला भाग है, जो इस लाइन के इस साइड वाला भाग है, वो इस साइड वाला, उसे हम पूर्व कहते हैं, और इधर जहाँ विषुववृत्त लिखा है ये पश्चिम की तरफ है, तो इसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं मित्रों, पश्चिमी यामोत्तर। तो यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब गोलार्ध पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी भी स्थान के अक्षांश
की सही स्थिति की जानकारी करनी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं मित्रों। उदाहरण के लिए असम के ढिब्रू 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। आइए हम ढूंढते हैं इसको। असम में धुबरी उत्तरी 26 डिग्री उत्तर। तो मित्रों हम लोग कहाँ हैं? हम लोग उत्तरी पूर्व में हैं, तो हम लोग इधर चलते हैं। यहाँ करीबन यहाँ होगा, लिखा है 30 डिग्री, क्या लिखा है? 26 डिग्री लिखा है मित्रों, 26 डिग्री लिखा है। असम में धुबरी 26 डिग्री, तो ये यहाँ होगा करीबन मित्रों, ये यहाँ पे, क्योंकि हम लोग उत्तर पूर्वी में हैं, तो असम जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे मित्रों ये उत्तर पूर्व है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, यानी 90 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इसकी जो रेखा है मित्रों वो यहाँ बन रही है, यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं मित्रों हम। आगे जानते हैं कि यह बिन धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली 36 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें तथा रेखाओं को 1 2 3 4 से तथा 36 रेखाओं को का खा घा अंगा से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ बा सा दा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे मैप आ गया, इसमें बताया गया है कि देखिए मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल उसमें है। तो ये देखिए ये ग्रीनविच रेखा यहाँ से गई है इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड के इस तरह वाला जो भाग है ये है आपका पश्चिम और इधर पूर्व है। तो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो जिनका समय, अभी देखिए आगे मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि अब हम देखेंगे वृत्त। ये तो 2.8 जो चित्र दिया गया है ये बच्चों को समझाने के लिए दिया गया है, कैसे हम निकालेंगे अक्षांश और देशांतर। तो जैसे 1 डिग्री पूर्व है और देशांतर पर यह स्थित है, तो आ और खा, तो देखेंगे वृत्त आ और खा उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पूर्व। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे जो मैप में दिया गया है। जैसे 1 दिया है तो 1 डिग्री कहाँ है, और खा दिया गया है तो खा उत्तरी अक्षांश। तो इन दोनों की जहाँ पे ये दोनों मिल रही रेखाएं उसके स्थान को हम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम स्थान को ज्ञात करेंगे। देशांतर और समय हम पढ़ते हैं आगे। तो मित्रों समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। मित्रों अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया था इस बुक में वो यही था कि जो पूर्व में है, जैसे अमेरिका जो है और ये ब्रिटेन का आधा हिस्सा, ये इधर जो नाटो देश हैं, इधर यूक्रेन और ये सभी देश जो इधर है पश्चिम में है, और हमारा जो देश है अपना भारत जो है ये पूर्व में है। तो हमारे यहाँ मित्रों जब 12 बजती है तो इन पश्चिम के देशों में 11 ही बजी रहती है, यानी ये पीछे ही है क्योंकि ये पश्चिम में है। जैसे इसमें दिया गया है कि जो ग्रीनविच से पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ये चित्र में दिया गया है मित्रों। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो मित्रों जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है, यानी परिभ्रमण करती है, अपने अक्ष पर परिभ्रमण 360 घूम जाती है वो।
अर्थात वो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। अब जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट में मित्रों 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व यानी पहले। अब 15 डिग्री को हम निकालेंगे कितना समय हुआ, तो 15 डिग्री बाई आप 4 कर देंगे तो 15 चौको 60 होता है, यानी 1 मिनट। ग्रीनविच से 1 घंटा आगे, मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्रीनविच से दोपहर के 12 जब बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। यानी लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनविच के पीछे हैं, पश्चिम में देश है, वहाँ समय पीछे होगा। और जो जैसे ग्रीनविच पर 12 बज रही है इस समय, ठीक, यहाँ पे 12 बज रही है, ग्रीनविच रेखा है, तो इसके पश्चिम में जितने भी देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और ये लंदन, जितने भी देश हैं, कनाडा, ये सब पश्चिम में हैं। तो ये यहाँ पे 1 घंटा पहले, यानी यहाँ अगर 12 बज रही तो पश्चिम के सभी देशों में कितना बजेगी, 11 बजेगी। अब यहाँ से आगे पूर्व है तो इस साइड में जैसे अपना देश भारत है सब, तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। जब सूर्य एकदम अपने टॉप मोस्ट ऊपर पे होगा, एकदम सर के ऊपर, तो उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा मित्रों। तो आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय या उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है मित्रों कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। अब जब समय तीनों ग्रीनविच रेखा पश्चिम में जो 1 घंटा पीछे चल रहा है, हम लोग पूर्व में है तो हम लोग का जो आगे चल रहा है, तो इसमें हम कैसे एक मानक समय मानते हैं या इसको मानने की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम समझते हैं इस टॉपिक में। तो अलग अलग यामांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है मित्रों। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका एवं असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। यानी जो अपना ये देखिए भारत का नक्शा है, तो ये यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे असम का डिब्रूगढ़ है, जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है। तो इन पूरे देश में अपने जो समय का अंतर होता है, जैसे असम में अगर 1.5 घंटे का अंतर होता है मित्रों, तो जैसे 1.5 घंटे का इस प्रकार अंतर होता है, तो मान लीजिए कि अपने गुजरात में बज रहा है, सूर्य सबसे पहले अपना यहाँ निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी असम के डिब्रूगढ़ के जो सबसे लास्ट वाला लाइन है यहाँ पे। तो अगर यहाँ 7 बज रहा होगा मित्रों यहाँ पे, तो गुजरात जाते जाते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 8:30 बजेगी। तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो इलाहाबाद के अपने नैनी से होकर गुजरी है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ छोटे से नगर से में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में सो नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार 7:30 बजे होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच का समय अंतर क्या है? तो मित्रों 5.5 घंटे का अंतर है।
भारत ग्रीनविच की पूर्व 22.5 डिग्री का अंतर है। यहाँ समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी मैंने आपको बताया था कि ये जान लीजिए ग्रीनविच रेखा है, तो इधर पश्चिम में इंग्लैंड है और भारत में अपने यहाँ है। तो जो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री बराबर, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि 1 घंटा जो होता है, अभी आपको मैंने यहाँ बताया था कि 1 घंटे में 15 डिग्री, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। तो उसी अनुसार हम यहाँ निकाल लेंगे इसको समय को हम इसी प्रकार निकालेंगे। यहाँ भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है मित्रों। यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। कुछ देशों मित्रों कि इसके जो निकालने की प्रक्रिया है, इसको मैं जब ज्योग्राफी का एडवांस पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल विस्तार के साथ समझाऊंगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस आप इसमें एक बेसिक 6 क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसमें एक आप ओवरव्यू समझते जाइए, क्योंकि अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और डीप लेवल में इसी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा। और साथ में मैं एडवांस लेवल में आपको समय निकालना जो है ये बताऊँगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिनके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है मित्रों। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसी के साथ मित्रों ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं क्लास 6 के अंश से अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस क्लास के चैप्टर 2 के अक्षांश देशांतर, इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करवाऊंगा। इसी के साथ मित्रों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों।